मूवी के स्टार्ट में हम 1997 का साल देखते हैं, जहां एक फैमिली अपने नए घर में शिफ्ट होने के लिए जा रही थी। इस फैमिली में माँ बाप और उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम यूसुक और छोटे बेटे का नाम जिनसुक था। ये सारी मूवी जिनसुक के इर्द गिर्द घूमती है। ये मूवी थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर है, इसलिए इसे पूरी तरह समझने के लिए एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ऐसी थ्रिलर और सस्पेंस मूवीज पसंद हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मूवी में आगे हम देखते हैं कि जिनसुक जब अपनी फैमिली के साथ अपने नए घर पहुंचता है तो उसे लगता है कि वो अपने पास्ट में पहले भी ये घर देख चुका है। यूसुक अपने छोटे भाई जिनसुक के पास आकर पूछता है कि नया घर तुम्हें पसंद आया, तो वो मुस्कुराकर सर हिलाता है। फिर वो सोचता है कि यूसुक एक परफेक्ट भाई और एक परफेक्ट बेटा है। वो हर क्लास में टॉप करता आया और फिर उसने टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। स्टडीज के साथ साथ वो स्पोर्ट्स में भी बेस्ट रहा। इसके अलावा वो घर की हर छोटी मोटी रिपेयरिंग खुद ही कर लिया करता है। उसने आज तक कभी ड्रिंक नहीं किया और ना ही कभी स्मोकिंग की, हत्ता कि उसने आज तक कभी किसी को गाली तक ना दी। लेकिन एक साल पहले ही यूसुफ का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें वो अपनी एक टांग से लंगड़ाकर चलने लगा। पर आज भी हमारी फैमिली के लिए वो परफेक्ट है। दूसरी तरफ जिनसुक एक एवरेज स्टूडेंट था। स्टडीज के स्ट्रेस की वजह से वो अक्सर नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो जाया करता था और उसे रोजाना एंटी एंजाइटी टैबलेट लेना पड़ती थी। वो सोचता है कि अगर मैं अपनी जिंदगी में किसी पर फख्र कर सकता हूँ तो वो मेरा बड़ा भाई यूसुफ है। अब ये सारी फैमिली घर में आ जाती है और मिलकर लेबर की हेल्प से सारे घर की सेटिंग कर देती है। यूसुफ और जिनसुक एक ही कमरा शेयर कर रहे थे। वहीं जिनसुक के फादर सबको बताते हैं कि इस घर में दोनों बेटों के कमरे के सामने वाले कमरे में घर के पुराने मालिक का कुछ जरूरी सामान अभी भी रखा हुआ है, जिसे वो 1 महीने बाद आकर ले जाएंगे। लेकिन उन्होंने सख्ती से मना किया है कि कोई भी इस कमरे में जाने की कोशिश ना करे, इसलिए वो कमरा बंद रहेगा। डिनर करते हुए जिनसुक को इस बंद कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन बाकी सब कहते हैं कि हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी, जरूर ये बादल की घन गरज होगी। रात को जिनसुक को दोबारा इसी कमरे से आवाज आती है, तो वो देखने के लिए इस कमरे की तरफ जाता है। तभी पीछे से यूसुफ उसके पास आकर उसे रोक लेता है। फिर यूसुफ जिनसुक को ताज़ा हवा के लिए बाहर वॉक पर ले जाता है। दोनों भाई करीब की ही एक चोटी पर चले जाते हैं। जब वो दोनों मौसम एंजॉय कर रहे होते हैं तो तभी अचानक यूसुफ के पास उसके फादर की कॉल आती है। वो उसे कोई जरूरी डॉक्यूमेंट ढूंढने के लिए जल्द से जल्द घर आने को कहते हैं, जिसकी वजह से यूसुफ जल्दी वापस आने का कहकर जिनसुक को पहाड़ी पर ही अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। घर वापस जाते हुए सामने कुछ किडनैपर्स यूसुफ को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं। खुद को बचाने के लिए यूसुफ उनसे लड़ता है। तभी जिनसुक की नजर उन लोगों पर पड़ती है। वो अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो लोग यूसुफ को ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। जिनसुक उन लोगों की वैन का नंबर नोट कर लेता है। फिर वो घबराया हुआ घर वापस आता है और हामते कामते अपने पेरेंट्स को सारे वाक़े के बारे में बताता है और वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। जिनसुक की आंख खुल जाती है। वो अपने पेरेंट्स को अपने पास बैठा हुआ देखता है। फिर वो उनसे यूसुफ के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि अभी तक यूसुफ घर वापस नहीं आया। अगले सीन में जिनसुक डिटेक्टिव से बात करता है और उन्हें किडनैपर्स की वैन का नंबर बताता है, जिस पर डिटेक्टिव्स कहते हैं कि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन फैमिली के पास रैंसम के लिए कोई भी कॉल नहीं आती। एक दिन जिनसुक को इस कमरे से वही आवाजें सुनाई देती हैं। तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है और 19वें दिन बाद यूसुफ सही सलामत घर वापस लौट आता है। हालांकि उसे पिछले 19 दिन में से कोई भी बात याद ना थी। डॉक्टर का मानना था कि ट्रॉमा से गुजरने की वजह से यूसुफ अपने 19 दिन भूल चुका है। उसी रात जिनसुक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि यूसुफ अपने बेड पर नहीं था। अगले दिन मेडिसिन लेते हुए यूसुफ की टैबलेट नीचे गिर जाती है और फिर जिनसुक यूसुफ से बातें करते हुए दोबारा से मेडिसिन लेना भूल जाता है। नाश्ते के दौरान वो यूसुफ से पूछता है कि कल रात तुम कहाँ गए थे, जिस पर यूसुफ बाहर जाने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि शायद तुमने दोबारा से कोई ख्वाब देखा है। जब यूसुफ बाहर जाने लगता है तो जिनसुक को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि यूसुफ लेफ्ट टांग की बजाय राइट टांग से लंगड़ाकर चल रहा था। वो जब यूसुफ को यही बात कहता है तो यूसुफ कहता है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या, और वो दोबारा से लेफ्ट टांग से ही लंगड़ाता हुआ वहां से बाहर चला जाता है। आज रात जिनसुक अपनी स्टडी टेबल पर ही सो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए यूसुफ एक बार फिर से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है।
इसके बाद यूसुक ये कंफर्म करता है कि जिनसुक गहरी नींद में है या नहीं। यूसुक जिनसुक की आंख के पास एक पेंसिल की लेड को बाहर निकालता है और वो तब तक नहीं रुकता जब तक वो पेंसिल की लेड नीचे गिर नहीं जाती। यूसुक के चले जाने के बाद अचानक जिनसुक की आंख खुलती है और वो भी अपने भाई के पीछे घर से बाहर आता है। तभी वो देखता है कि कुछ दूर चलने के बाद यूसुक लंगड़ा कर चलने की बजाय नॉर्मल तरीके से चलना शुरू कर देता है और टैक्सी में बैठकर कहीं जाने लगता है। अब जिनसुक भी टैक्सी लेकर अपने बड़े भाई का पीछा शुरू कर देता है। टैक्सी यूसुक को एक बाजार में छोड़ती है जहां वो स्मोकिंग करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। जिनसुक अपने भाई को दो आदमियों से बात करते हुए देखता है, जिन्हें देखकर वो समझ आता है कि ये तो वही डिटेक्टिव्स हैं जो पहले उसके घर में पूछताछ करने आए थे। जिनसुक अपने भाई के पीछे मजीद आगे बढ़ता है तो यूसुक अचानक गायब हो जाता है और वहाँ वही दो डिटेक्टिव आकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। जिनसुक उन्हें चकमा देकर उनसे तो बच जाता है, लेकिन यूसुक उसके पीछे आकर उसे बेहोश कर देता है। अगले दिन जिनसुक अपनी स्टडी टेबल पर ही जागता है। तभी यूसुक को बिस्तर पर देखकर वो घबरा जाता है और जल्दी से अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है। तब यूसुक जिनसुक से पूछता है कि तुमने खुद को बाथरूम में बंद क्यों कर लिया। तो जिनसुक उसे कल रात वाले सारे वाकये के बारे में बताता है, जिस पर यूसुक उसे कहता है कि तुमने फिर से कोई ख्वाब देख लिया है। हालांकि जिनसुक जोर देकर कहता है कि मैं अपने होश हवास में हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। जब यूसुक उसे जवाब देना बंद कर देता है तो जिनसुक चुपचाप एक एल्यूमिनियम पाइप लेकर बाथरूम से बाहर निकलता है। फिर वो यूसुक पर हमला करता है, लेकिन जल्द ही यूसुक उस पर हावी हो जाता है और उसे पुरसुकून करने की कोशिश करता है। यूसुक उसे कहता है कि पेंसिल से लेकर टैक्सी तक और जिन दो आदमियों ने तुम्हारा पीछा किया वहां तक, जो कुछ भी तुम कह रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर यूसुक जिनसुक से पूछता है कि क्या तुमने कल अपनी मेडिसिन नहीं ली थी, जिसे सुनकर जिनसुक एकदम पुरसुकून हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि कल उसने वाकई अपनी मेडिसिन नहीं ली थी। फिर जिनसुक अपनी मेडिसिन लेता है और यूसुक दोबारा बाहर चला जाता है। यूसुक के बाहर जाने के बाद जिनसुक पढ़ाई करने के लिए अपनी स्टडी टेबल पर जाता है। तभी उसे वहां पर एक टूटी हुई पेंसिल लेड दिखाई देती है। अब जिन को यकीन हो जाता है कि यूसुक उससे झूठ बोल रहा था। जिनसुक अपनी माँ के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है। उसकी माँ कहती है कि मैं इसके बारे में तुम्हारे फादर से जरूर बात करूंगी, लेकिन जिनसुक कहता है कि अभी नहीं, अभी हमारे पास सबूत नहीं है। वो कहता है कि रात को जब यूसुफ बाहर जाएगा तो तब आप डैड को सारी बात बता देना और फिर हम तीनों मिलकर उसका पीछा करेंगे। शाम को यूसुफ अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे किचन में पानी पीने आता है। तभी उसे अपनी मॉम की बातों की आवाज सुनाई देती है। वो किसी से कह रही थी कि वो बेवकूफ सब कुछ जान चुका है और उसे यकीन है कि तुम उसके भाई नहीं हो। ये सुनकर जिनसुक को पता चल जाता है कि ये उसकी असली फैमिली नहीं है, ये लोग उसकी फैमिली होने का सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। तभी जिनसुक की मॉम को बाहर से खटखट की आवाज आती है। फिर वो चेक करने के लिए जिनसुक के कमरे की तरफ जाती हैं, लेकिन किसी तरह जिनसुक बाहर खिड़की से अपने कमरे में पहुंचने में कामयाब हो जाता है। जैसे उसकी मॉम कमरे से बाहर निकल जाती है, जिनसुक खिड़की से कूदकर घर से बाहर निकल आता है। इस दौरान उसे चोट भी लग गई थी। जैसे ही वो बाहर आता है, वो अपने सामने अपने नकली फादर को देखता है। वो जिनसुक से पूछते हैं कि तुम इस टाइम कहाँ जा रहे हो। तो जिनसुक कहता है कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तभी उसके फादर कहते हैं कि तुम अब कहीं नहीं जा सकते। जिनसुक उन्हें धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। जिनसुक की मॉम जल्दी से एक गुंडे को उसके पीछे भेजती है, लेकिन जिनसुक किसी न किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुँचने में कामयाब हो जाता है। फिर जिनसुक पुलिस को सारा माजरा बताता है। पुलिस अपने डेटाबेस से उसका सारा डेटा निकाल लेती है। पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि जिनसुक का डेट ऑफ बर्थ 1977 था। इस हिसाब से वो 41 साल का है। हालांकि जिनसुक जोर देकर कहता है कि वो 41 का नहीं बल्कि 21 साल का है। इस पर एक पुलिस ऑफिसर उसे पूछता है कि अच्छा तो फिर तुम बताओ कि ये कौन सा साल है, जिस पर जिनसुक जवाब देता है कि 1997। लेकिन वही पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये 1997 नहीं बल्कि 2017 है, जिस पर जिनसुक हैरान रह जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। उसे वहाँ कुछ लड़कों के हाथ में मोबाइल फोन दिखाई देता है। साथ ही उसे टीवी पर एक न्यूज़ दिखाई देती है जिसमें उसे साउथ कोरियन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक साथ दिखाई देते हैं। जिनसुक जब अपने आप को आईने में देखता है तो वो महसूस करता है कि वो तो सच में 41 इयर्स का है।
अब जिनसुक अपनी नकली फैमिली का सामना करने के लिए घर में वापस आ जाता है। घर पहुंचकर उसे उसी बंद कमरे में से रेडियो की आवाज सुनाई देती है, जिसे अब एक क्राइम सीन में बदल दिया गया था। जब वो अंदर जाता है तो तभी उसकी नकली फैमिली उसके सामने आ जाती है। जिनसुक उनसे पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया और मेरी असली फैमिली कहाँ है। तभी यूसुफ, जिसका असली नाम चोए था, वो बताता है कि आज से 20 साल पहले इसी कमरे में एक टीनेज लड़की और उसकी मां का मर्डर कर दिया गया था। जब पुलिस कई साल तक इस कातिल को पकड़ने में नाकाम रही तो मामला ठंडा पड़ गया। इसलिए विक्टिम की फैमिली ने कातिल को ढूंढने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव्स के तौर पर मुझे और मेरी टीम को हायर कर लिया। फिर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो कातिल मिल गया और वो कोई और नहीं बल्कि तुम थे। हमें यकीन था कि तुम कातिल हो, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं था। तुम 20 साल पहले की सारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर भूल चुके थे। हमने तुम्हें बुरी तरह मार पीट करके भी देखा, लेकिन तुम यही कहते थे कि तुमने किसी को नहीं मारा। हम जानते थे कि तुम कातिल हो, लेकिन जब हम तुम्हें देखते तो तुम मासूम लगते थे। फिर हमने मिस्टर पार्क को हायर किया, जो कि एक्स फॉरेंसिक हिप्नोसिस इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट थे। उन्होंने हमें बताया कि जरूर तुम 20 साल पहले किसी ट्रॉमा से गुजरे होगे, तभी हर तरह की थेरेपी के बावजूद तुम 20 साल पहले की कोई बात भी याद नहीं कर पाए। फिर मिस्टर पार्क ने डिसाइड किया कि क्यों ना तुम्हें हिप्नोसिस करके वापस 1997 में भेज दिया जाए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि तुम मर्डर के सीन को फिर से देखोगे तो हो सकता है कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए और तुम हमें बता सको कि उस दिन क्या हुआ था। उधर सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। इस रात बारिश थी और सारा क्राइम सीन दोबारा से क्रिएट कर लिया गया था, लेकिन उस रात तुमने मुझे किडनैप होते देख लिया था। दरअसल डिटेक्टिव चोए को फ्रॉड के केस में गिरफ्तार किया गया था और वो 19 दिनों तक इसीलिए गायब रहा क्योंकि उस टाइम वो जेल में था। फिर 19 दिन पूरे होने के बाद वो जमानत पर बाहर आ गया, लेकिन 19 दिन गुजर जाने की वजह से जिनसुक का हिप्नोसिस खत्म होता जा रहा था और वो उन लोगों पर शक करने लगा था। तभी ये बात भी रिवील होती है कि उस बंद कमरे से आ रही आवाज किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं डिटेक्टिव्स की थी जो वहाँ काम कर रहे थे। ये सब सुनकर भी जिनसुक कहता है कि मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। उसके बाद डिटेक्टिव चोए जिनसुक को वैन में ले जाने लगता है और वो कहता है कि तुम्हें इन 2 मासूम जानों की मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी। जिनसुक अपनी बेगुनाही पर कायम रहता है और अचानक ही वो वैन से बाहर कूद जाता है। डिटेक्टिव चोए इसका पीछा करता है, लेकिन आखिर में उसकी कार एक दरख्त से टकरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिनसुक को भी एक ट्रक टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से बेहोशी की हालत में उसे 1997 की तमाम बातें वापस याद आने लगती हैं। यहाँ हम फ्लैशबैक में वहीं से देखते हैं जब जिनसुक अपने असली माँ बाप और भाई के साथ नए घर में शिफ्ट होने के लिए जा रहा था। रास्ते में उनकी कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो खुद तो बच गया, लेकिन उसके दोनों पेरेंट्स मारे गए और अब उसका भाई हॉस्पिटल में एडमिट था और उसकी हालत क्रिटिकल थी। 1997 में कोरिया शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। तभी यूसुफ का डॉक्टर आकर जिनसुक को बताता है कि अगर तुम्हारे भाई की जल्द से जल्द सर्जरी ना की गई तो वो मर जाएगा। लेकिन जिनसुक के पास पैसे नहीं थे। वो बहुत से लोगों से लोन लेने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी लोन देने को तैयार नहीं था। फिर वो ऑनलाइन पैसे इकट्ठे करने का सोचता है और एक जगह अप्लाई करता है। जल्द ही उसे वहाँ से रिप्लाई भी आ जाता है, जहाँ एक अजनबी उससे कहता है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें एक मर्डर करना होगा। अगर तुम इस बात के लिए मान जाते हो तो कल दोपहर से पहले पहले मुझे अपना नंबर सेंड कर देना। जिनसुक ये नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगले दिन वो अपना नंबर सेंड कर देता है और साथ ही उसके फोन पर एक अजनबी की कॉल आती है जो उसे एक एड्रेस बताकर कहता है कि इस घर में एक औरत और 2 बच्चे होंगे। तुम्हें सिर्फ उस औरत को मारना है और घर से बाहर आ जाना है। याद रहे कि तुम उन दोनों बच्चों को हाथ भी नहीं लगाओगे। जिनसुक इस एड्रेस पर चला जाता है। ये वही घर था जो हम शुरू से देखते आ रहे थे। जिनसुक घर के अंदर चला जाता है और जब वो एक कमरे में जाता है तो वो देखता है कि एक औरत 4-5 साल के छोटे से बच्चे के साथ सो रही थी। ये देखकर जिनसुक को एहसास होता है कि वो ये नहीं कर सकता। वो वहाँ से वापस जाने लगता है तो उसी वक्त वो औरत कमरे से बाहर निकलती है और उसे सामने देखकर चीखने लगती है। जिनसुक कहता है कि मत चीखो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो औरत तो चुप हो जाती है, लेकिन अचानक उसकी बेटी वहाँ आ जाती है और डर के मारे चीखते हुए अपने कमरे की तरफ भागती है।
जिनसुक भी उसके पीछे भागता है, लेकिन उसके कमरे में पहुंचते ही अफरा तफरी में उसके हाथ में मौजूद चाकू लड़की को लग जाता है। लड़की की माँ भी जब वहां पहुंचकर ये सब देख लेती है तो जिनसुक घबराहट में उसे भी मार देता है। फिर वो नीचे आ जाता है। तभी उस औरत का बेटा कमरे से बाहर आकर जिनसुक से पूछता है कि मेरी माँ और बहन कहाँ हैं। तो जिनसुक कहता है कि तुम 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तब तक तुम्हारी माँ और बहन को ले आऊंगा। लेकिन घर से निकलने से पहले ही उसकी नजर इस घर में लगे फैमिली फोटो फ्रेम पर पड़ती है। वो देखता है कि ये फैमिली तो उसी डॉक्टर की है जो उसके भाई का इलाज कर रहा था। वो फौरन डॉक्टर के पास पहुँचता है, लेकिन तब तक डॉक्टर को उसका बेटा फोन करके बता चुका था कि मेरी बहन और मॉम सांस नहीं ले रहे और उनका खून भी बह रहा है। अब जिनसुक ये जानने की कोशिश करता है कि डॉक्टर अपनी ही फैमिली को क्यों मरवाना चाहता था। फिर डॉक्टर उसे बताता है कि पैसों की कमी ने उसे बैंकरप्ट कर दिया था और उसने अपने बच्चों को बेघर होने से बचाने के लिए अपनी बीवी के नाम पर कई सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी थी। अब क्योंकि जिनसुक ने सिर्फ उसकी बीवी को ही नहीं बल्कि उसकी बेटी को भी मार डाला था, इसलिए डॉक्टर उसे कहता है कि अब उसका भाई यूसुफ भी मारा जाएगा। इस बात को लेकर दोनों के दरमियान हाथापाई होने लगती है। तभी डॉक्टर छत से नीचे गिर जाता है और डॉक्टर भी मर जाता है। अब मूवी में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां जिनसुक अपने आप को एक हॉस्पिटल में देखता है। वहीं डिटेक्टिव चोए आ जाता है जो एक्सीडेंट में बच गया था। वो जिनसुक को जहर देकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिनसुक उससे कहता है कि मेरी यादाश्त वापस आ चुकी है। इस बात पर चोए ये रिवील करता है कि वो वही छोटा बच्चा है जिसे जिनसुक ने 20 साल पहले उसकी माँ और उसकी बहन को मारने के बाद छोड़ दिया था और फिर उसके डैड भी मारे गए थे। अपने पेरेंट्स और बहन के गुजर जाने के बाद उसके रिश्तेदारों ने उसके सारे पैसे हड़प लिए थे और उसे एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया था। वो जिनसुक से कहता है कि उस दिन तुमने मुझे क्यों नहीं मारा, काश तुमने उस दिन मुझे मार दिया होता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। वो जिनसुक से पूछता है कि क्या इस मर्डर की प्लानिंग मेरे फादर ने की थी, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरी मॉम के मर्डर से कुछ दिन पहले ही मेरे फादर ने इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदी थी। ये सब एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। जिस पर जिनसुक उसे झूठ बोल देता है और पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले लेता है। वो कहता है कि ये मर्डर मैंने खुद किए थे, लेकिन फिर भी चोए उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। अब चूंकि जिनसुक को एहसास हो चुका था कि सच में उसने एक मासूम फैमिली की जान ली थी, इसीलिए वो खुद को वही जहरीला इंजेक्शन लगा लेता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ चोए को भी ये कंफर्म हो चुका था कि ये मर्डर उसके फादर ने ही करवाए थे, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर वो भी हॉस्पिटल की खिड़की से कूदकर सुसाइड कर लेता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।